ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं निफ्टी के 50। नए व्यूअर्स जो जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि निफ्टी की 50 में हम निफ्टी के आज का ट्रेंड, आने वाले दिन का ट्रेंड, FIDIs के डेटाज, ऑप्शन चेन एनालिसिस और निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक्स के एनालिसिस करते हैं 20 से 25 मिनट के अंदर में। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निफ्टी के अगर आज के ट्रेंड की बात करें तो क्लियरली यहाँ पे शुरुआती दौर में हमको एक बेरिशनेस देखने के लिए मिल रही थी, इसके अंदर में कोई डाउट नहीं है। अगर हम ओपन एंड हाई देखें तो लगभग यहाँ पे सेम दिख रहे थे हमको 11248.09 और जो हाई था उस समय का 11248.09 और उसके बाद में तेज़ गिरावट हमने मार्केट के अंदर में देखी और लो हमको देखने मिला 11,144.50 का। तो कहीं ना कहीं जो बेरिशनेस थी वो तो क्लियरली एविडेंट थी, दिखाई दे रही थी। लेकिन मार्केट ने नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद में एक जो साइडवेज मूवमेंट है वो हमको देखने के लिए मिला। लेकिन टूवर्ड्स द एंड मार्केट में एक रैली फिर से देखने के लिए मिली अपसाइड की और उसने ब्रीच किया आज के हाई को, जो कि 1124.8.9 था और नया हाई बनाया 11,267 का। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें तो क्लोजिंग जो है वो एग्जैक्टली ओपन के आसपास होती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए हमें यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो बनते हुए नजर आ रही है। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे गिर रहा होता और यहाँ पे अगर ये डोजी बन रही होती तो डेफिनेटली ये रिवर्सल का संकेत होता और ये वापस ऊपर जाने का संकेत देता, या यहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाता या फिर इस जगह फ्लैट होता और फिर उसके बाद में ऊपर जाते हुए दिखाई देता। लेकिन सिंस ये ऑलरेडी अप ट्रेंड के अंदर में है तो यहाँ पे इस जो कैंडल स्टिक है इसका कोई सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है नहीं। और क्लियरली अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है जो इनडिसाइसिवनेस यहाँ बनी हुई थी वो आज फिर से बनती हुई नजर आई। कहीं ना कहीं इस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें शॉर्ट होना है, मार्केट में जो सेलिंग है वो क्रिएट करनी है। बट ये इनका माइंड शायद यहाँ पे चेंज होता जा रहा है इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के बाद में, जिसमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया गया। तो शायद सेंटीमेंट जो है वो चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन अभी भी इनडिसाइसिवनेस जो है वो बनी हुई है कि उन्हें वापस क्या और मार्केट को ओवर वैल्यूड करना है या मार्केट में करेक्शन देने के बाद में ही नई बाइंग करनी है। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं और अब ऐसी जगह पे आ गया है जहाँ पे नो ट्रेड जोन है। ना यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, ना हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे तो भी रिस्क बनता है और शॉर्ट करेंगे तो भी रिस्क बनता है। ना ही कैंडल में कोई सिग्निफिकेंस दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए कैंडल यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती जिसमें इस तरह का पूरा पैटर्न होता तो डेफिनेटली मुझे लगता है तब मैं इसे कह सकता था कि हाँ भाई अब यहाँ पे एक रिवर्सल हो सकता है और मार्केट ऊपर जा सकता है। अब ये ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ पे रिवर्सल के लिए भी आपको नहीं कह सकता कि कुछ रिवर्सल दिखाई दे रहा है। ये एकदम कंप्लीटली नो ट्रेड जोन में आ गया है और मेरे हिसाब से यहाँ पे ना ही शॉर्ट करना चाहिए ना ही लॉन्ग। जिन्होंने शॉर्ट किया हो मुझे लगता है 11,200 के आसपास शॉर्ट किया होगा तो मुझे लगता है उनका स्टॉप लॉस अभी उन्हें काट लेना चाहिए। और जिन्होंने ऊपर के लेवल्स पे लॉन्ग किया तो उनका तो पहले ही शॉर्ट कर चुका होगा। लेकिन जिन्होंने आज लॉन्ग किया है मुझे लगता है कि वो फिर से रिस्क में आ सकते हैं, क्योंकि कल अगर फिर से बाजार लोअर खुलता है तो फिर से नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे नो ट्रेड जोन इसलिए लग रहा है क्योंकि आज का लो प्रीवियस लो के ऊपर में है, डोजी बनते हुए नजर आ रही है और कोई ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वॉल्यूम्स आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। तो अभी यहाँ पे कंप्लीटली अगर देखें तो नो ट्रेड जोन है निफ्टी के अंदर में। यहाँ पे निफ्टी में हमारा यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, ना ही हम शॉर्ट कर सकते हैं ना ही लॉन्ग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट्स जिन्होंने 11,200 पे किया होगा, हालांकि मैं यहाँ पे ज़्यादा मेरा व्यू था कि हमें इस जगह पे हमारे जो लॉन्ग्स हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लॉन्ग्स हैं या पुराने लॉन्ग्स हैं या काफ़ी लंबे समय से हम जो जिसमें प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करते हुए आ रहे हैं वो अनवाइंड करनी है। और 10,800 के आसपास अगर मार्केट आती है, जो कि मैं इस तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये इस तरीके से ही आनी चाहिए, तो हम इस जगह पे वापस बाइंग करेंगे। ये मेरा व्यू है। तो कंप्लीटली मेरा ऐसा मानना है अब इस जगह पे अगर शॉर्ट है तो एग्जिट कर लें। कल आपको अगर लोअर खुलते हुए मिलता है तो एक बार आप सिर्फ जो लोज हैं इन लोज पे ध्यान दीजिए। अगर लो ब्रीच होता है तो डेफिनेटली आप होल्ड करें, अगर लो ब्रीच नहीं होता है तुरंत ऊपर की तरफ निकल जाता है तो इमीडिएटली आप काट ले। तो मेरा ऐसा मानना है ये एकदम नो ट्रेड जोन है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता निफ्टी के अंदर में, एकदम कंप्लीटली साइडवेज है। अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम हमेशा देखते हैं कि पुट या कॉल की राइटिंग हमको देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं आज जिस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया है तो क्लियरली यहाँ पे पुट राइटिंग हमको देखने मिल रही है और वहीं पे कॉल्स की
अनवाइंडिंग देखने मिल रही है। तो यहाँ पे ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बनाते हुए नजर आ रहा है। अच्छी क्वांटिटी के अंदर मैं देखूं तो मैं यहाँ पे पुट राइटिंग होते हुए दिखाई दे रही है 11,200 पे। तो यहाँ पे डेफिनेटली सपोर्ट बनते हुए आ रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट इमीडिएटली कल नीचे 11,200 के नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो पहले वो बाउंस देगा, उसके बाद में फिर नीचे जा सकता है। लेकिन इस जगह पे मुझे क्लियरली लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। 11,200 फिर से एक सपोर्ट की तरह बनते हुए नजर आ रहा है, और साथ ही इस मेरे व्यू को सपोर्ट कर रहा है 11,300 पे अनवाइंडिंग देखने मिल रही है, और साथ में कॉल राइटिंग नहीं देखने मिल रही है। इसलिए बाजार का ट्रेंड फिर से अपसाइड जा सकता है। ये मेरे को नए जो ओपन इंटरेस्ट एडिशंस हुए हैं या अनवाइंडिंग हुई है वहां से नजर आ रहा है। अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 11,200 में और नीचे के लेवल्स पे आप देख सकते हैं फिर से जो पुट राइटर्स हैं वो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सपोर्ट जो है फिर से मार्केट के लिए बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए शॉर्ट की राय अभी बिल्कुल नहीं है, साइडवेज हो सकता है, क्योंकि ये जो स्थिति है ये कल वापस एज इट इज चेंज भी हो सकती है। कहीं पे भी मार्केट को थोड़ा सा प्रेशर मिलेगा तो फिर से मार्केट नीचे भी आ सकता है, और ये जो स्थिति है आप फिर से देख सकते हैं कि चेंज हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे कॉल की बात करें तो 11,300 पे क्यूमुलेटिवली अगर देखें तो बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। मैक्सिमम ओवाई 11,500 पे है और मैक्सिमम ओवाई 11,000 पे। जो हमारी पुरानी पोजीशन थी 11,000 से 11,500 की, वो लौटते हुए दिखाई दे रही है। इसीलिए ना ही शॉर्ट बन रहा है ना ही लॉन्ग बन रहा है, एक बहुत ही सीमित दायरे में फिर से ट्रेड हो सकता है। लेकिन जो मुझे ओवरऑल दिखाई दे रहा है वो ऐसा है कि मार्केट कोई भी एक साइड बहुत जल्दी ब्रेक करने वाला है, चाहे वो अपसाइड हो या चाहे डाउन साइड हो। वो कोई भी एक साइड मार्केट बहुत जल्दी ब्रेक करने वाला है। ये इंडिसाइसिवनेस जो है किसी न किसी क्यू से जरूर टूटने वाली है। तो FII-DIIs के अगर कैश मार्केट की बात करें तो कैश मार्केट में क्लियरली आप देख सकते हैं FIIs ने आज 332 करोड़ की बाई करी है, DIIs ने 717 करोड़ की सेल करी है। तो DIIs अपने बिल्कुल बाई सेल मोड के अंदर में इंटैक्ट दिखाई दे रहे हैं, वहीं FIIs बाई मोड में दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन अगर बाइंग क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी देखें तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो एक छोटे से रेंज के अंदर में घूमते हुए नज़र आ रहा है। और मैंने लास्ट दिन एक बात कही थी कि हमें DIIs का जो ट्रेंड है वो फॉलो करना चाहिए रेदर देन FIIs का। तो एक सब्सक्राइबर का कमेंट था, उनको मैं ये आंसर देना चाह रहा हूँ और मैं एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा हूँ कि क्यों हमें ये DIIs का जो ट्रेंड है वो फॉलो करना चाहिए। और DIIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं तो मार्केट क्यों नहीं गिर रही है, और FIIs क्या एग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं इसलिए मार्केट ऊपर जा रही है। तो एकदम क्लियर बात है कि FIIs बाय कर रहे हैं मार्केट, इसलिए मार्केट ऊपर जा रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर नेट देखें तो लगभग FIIs जो है वो DIIs की जो सेलिंग होती है वो एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि जो पूरी सेलिंग है DIIs की वो FIIs एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अभी जो है जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए DII जो सेल कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं और मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रही है। मार्केट जैसे ही नीचे जाती है तो मुझे लगता है FIIs वहाँ पे सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं, इसीलिए मार्केट ऊपर जा रही है। और हमको किसको फॉलो करना चाहिए वो मेरा क्लियर इसमें व्यू था कि DIIs को हमें फॉलो करना चाहिए। और DIIs को फॉलो करने का रीज़न सिंपल सा एक ही बात है कि DIIs हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्केट को ज़्यादा समझते हैं, और FIIs जो हैं वो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं। तो उनके लिए जो रिटर्न है और जो रिस्क रिवॉर्ड है और हमारे लिए जो रिटर्न और रिस्क रिवॉर्ड है बहुत ज़मीन आसमान का उसमें अंतर है। अगर FIIs को 5% रिटर्न भी मिलेगा तो वो उसमें खुश रहेंगे, लेकिन DIIs को अगर 10% भी रिटर्न मिलेगा तो वो खुश नहीं रहेंगे। हमारी जो रिस्क अपटाइट है और जो हमारी रिटर्न की अपटाइट है वो बहुत बड़ी है, वहीं पे FIIs की जो रिस्क रिटर्न की जो अपटाइट है वो बहुत ही कम है। क्योंकि अगर आप फॉरेन में देखें तो 0% रेट चल रही है वहाँ पे, तो उनके लिए कुछ भी 5% कुछ भी जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। वहीं इंडिया में अभी इंटरेस्ट रेट 5% अगर चल रही है तो 10% हमारे लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। हमको कम से कम 15 से 20% तक का रिटर्न चाहिए होता है। और वहीं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर में FII के और DII के लिए बात करने के लिए, क्योंकि फंड जो है FIIs के पास में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है। और वहीं पे अगर हम देखें तो हमारे पास में बहुत लिमिटेड है, क्योंकि अभी भी हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग नेशन में आ रही है, डेवलप्ड नेशन में नहीं आ रही है। तो हमारे पास पैसे की जो सप्लाई है वो बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा मार्केट को इस तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते। FIIs वहीं पे मार्केट को सपोर्ट करने का काम करते हैं, और उनके लिए जो रिटर्न है वो कम होने से भी उन्हें चलेगा, लेकिन वो सेफ रिटर्न चाहते हैं। इसीलिए जब भी वो बाइंग करते हैं मार्केट देखेंगे आप ऊपर जाते हुए दिखाई देता है, और वो वहाँ पे 5 to 10% अगर उनको रिटर्न मिलता है तो भी उनको चलता है। वहीं पे DIIs जो है वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, मार्केट जब वापस नीचे आता है तभी अपनी बाइंग
शुरू करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और देखिए सेलिंग, मैं इनका पैटर्न फॉलो करने का अगर कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एब्सोल्यूट टर्म्स में मार्केट फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही बाइंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दोनों ही सेलिंग कर रहे हैं। तो अपने जो पैसे हैं वो कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज जो है वो बिल्कुल अवेलेबल है मार्केट में, दोनों तरफ बाई और सेल। डीआईएस को फॉलो इसलिए करना चाहिए, अगर वो कंप्लीटली सेलिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में वो आगे फॉल जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां पे वो बाइंग करेंगे, इसलिए वो अपने पैसे जो है वो जमा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भी रिडम्पशन जो हो रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, लोगों की जो पैसे की ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है, बिजनेस पूरे खुल नहीं रहे हैं, तो मुझे लगता है सेविंग्स का भी आउटफ्लो दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ये भी मैटर करंटली दिखाई दे रहा है। इसलिए ये पूरी तरीके से ये भी एब्सोल्यूट मैं नहीं कहूँगा कि ये एब्सोल्यूट है, लेकिन मुझे लगता है डीआईए ज़्यादा बेटर ट्रेंड फॉलोवर्स हैं और मुझे लगता है उन्हें ही हमें फॉलो करना चाहिए, और वो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, जहां अल्टरनेटिवली हम अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो हम अल्टरनेटिव उन्हीं के जो फंड्स हैं या उनकी इंश्योरेंस कंपनीज है तो उनमें इन्वेस्ट करते हैं, जहां से हमें अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन होती है। तो अगर वो बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और हमारे रिटर्न्स वहीं पे उसी तरीके से वो कमा के दे रहे हैं। तो हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, अगर ये सेलिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिन स्टॉक्स में हमारे प्रॉफिट्स हैं हम उनमें बुक करते चलें, जिनमें अपॉर्चुनिटीज है उनमें पैसा शिफ्ट करते चले। बस मेरे कहने का मतलब यही है, और इससे कोई बहुत ज़्यादा सिर्फ एफआईआईस को फॉलो करें या डीआईएस को फॉलो करें, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सिंपल सी बात है, मेरा जो व्यू पॉइंट है सिर्फ एक समझाने का था कि डीआईएस जो है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस है जो ज़्यादा मार्केट को हमारे समझते हैं, और मेरा सिर्फ एक क्लियर व्यू है कि हम मार्केट को फॉलो करें, हम किसी को भी फॉलो ना करें। चार्ट पे जो दिख रहा है उसकी बात करें, उससे ज़्यादा कुछ बात ना करें। चार्ट अगर कहता है बेयरिश है तो बेयरिश है, बुलिश है तो बुलिश है, एक लेवल के बाद में हमें बाई करना है, एक लेवल के बाद में सेल करना है, बीच में फंसा हुआ है तो हमें कभी कभी ट्रेडिंग नहीं भी करनी है, वो भी चलेगा, जैसे अभी है। अभी की सिचुएशन में मुझे लगता है नो ट्रेड जोन में है, ज़्यादा बाइंग करते भी नहीं बन रहा है और ना ज़्यादा सेल करते हुए भी। एफआईआईस के अगर हम फ्यूचर ऑप्शन डेटा की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में इन्होंने लॉन्ग किया है 413 करोड़ का, 219 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शंस लॉन्ग किया है। स्टॉक फ्यूचर्स वहीं पे 380 करोड़ का इन्होंने शॉर्ट किया है, और स्टॉक ऑप्शंस इन्होंने 12 करोड़ का बाई किया है। तो टोटल 264 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी है, और यहाँ पे डेटा जो है वो न्यूट्रल टू फ्लैट नज़र आ रहा है। कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव डेटा खास या नेगेटिव डेटा खास नज़र नहीं आ रहा है। तो इस डेटा को हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो बार बार मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो है स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा की। स्टॉक फ्यूचर्स में कंटिन्यूसली शॉर्ट्स बना रहे हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा रिस्की नज़र आ रहा है। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि जो भी ये बाइंग कर रहे हैं उसकी हेज पोजीशंस यहाँ पे बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि मैं गलत हूँ इस चीज़ के अंदर में, बट मुझे लगता है कि ये हेज करने के लिए कर रहे हैं, साथ ही कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर मार्केट नीचे जा सकती है, जो कि मुझे भी लगता है डेटा के हिसाब से और जिस तरह का पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, ज़्यादा जो है बायस है वो थोड़ा नीचे का दिखाई दे रहा है अभी, रैदर देन अप साइड का, क्योंकि ऑलरेडी जितने पॉजिटिव न्यूज़ थी लगभग मुझे लगता है कि आ चुकी है। अब सिर्फ हमारी वैक्सीन की कोई न्यूज़ अगर आती है तो हो सकता है कि मार्केट फिर से ऊपर चला जाए, बट डेफिनेटली मुझे लगता है एक बार शॉर्ट टर्म के लिए जो कि 10,800 तक का लेवल है वो देखने के लिए मिल सकता है। कल के अगर लेवल्स की बात करूं, कल जो आज की क्लोजिंग है उससे 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे तक की ट्रेडिंग देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग या बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, सीएनबीसी आवाज़, सीएनबीसी टीवी 18 जैसे चैनल्स, और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स की और अल्फ़ाबेटिकली सारा डिस्कस करेंगे। पहला स्टॉक आ रहा है अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स में अगर देखें तो 365 का यहाँ पे टारगेट दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है 365 के आसपास एक बार पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर लेनी चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में से होल्ड करने की सलाह थी, अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 350 का कर ले, 350 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करें। एशियन पेंट्स में अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिल रहा है, 2% तक की तेजी इसके अंदर देखने मिली। आज क्लोजिंग अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है, क्लियरली वे फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है। फ्लैग पैटर्न हमने इसमें डिस्कस किया था और फ्लैग पैटर्न से ये ब्रेकआउट जो है दिखा रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है और इसमें हायर लेवल्स आ सकते हैं, 1900 तक के टारगेट्स इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अब इसका स्टॉप लॉस 1800 या अपना कॉस्ट प्राइस भी आप रख सकते हैं, उस स्टॉप लॉस के साथ में इसमें पोजीशन होल्ड करें। थोड़ा सा ये वॉलेटाइल रहता है स्टॉक, इसलिए इसमें अपने जो पोजीशन है स्टॉप लॉस के साथ में मेंटेन करें, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे। एक्सिस बैंक के अंदर देखें तो एक फ्लैट पैटर्न देखने मिल रहा है, कहीं कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड या डाउनसाइड देखने नहीं मिल रही है। वॉल्यूम्स भी एकदम एवरेज है, तो कहीं कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है, तो शॉर्ट और बाय दोनों की राय नहीं है। बजाज फिनसर्व भी फ्लैट दिखाई दे रहा है, कोई मेजर ट्रेंड नहीं है।
साइडवेज है कंप्लीटली, ना बाय ना सेल, अवॉइड करें। बजाज ऑटो के अंदर में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आज हमने देखी। टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर देखें तो कम्प्लीटली तेज़ी देखने मिल रही है। तो यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट भी हो सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा अभी मार्केट के लिए बुलिश नहीं हूँ। थोड़ा सा मेरा यहाँ पे साइडवेज का ही मूड रहेगा, क्योंकि जिस तरह से तेज़ी हुई है हो सकता है कि कल वापस गिरावट देखने को मिले। तो इसमें अभी मंदी हमें बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन तेज़ी करने के लिए भी थोड़ा वेट करना है। जब तक एक हाई यहाँ पे नहीं टूटता है तब तक हमें बिल्कुल भी यहाँ पे नई बाइंग नहीं करनी है। फ्रेश बाइंग मुझे लगता है 31,150 जब ये क्रॉस करेगा इसके बाद ही करनी है। 3150 के ऊपर ही बाय करेंगे। बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे भी फ्लैट ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ना बाय ना सेल, अवॉइड करें। हालांकि यहाँ पे एक अगर पैटर्न देखें, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक जो कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न है वो देखने के लिए मिल रहा है, तो हो सकता है कि तेज़ी होते हुए दिखाई दे। बट मार्केट का क्या पोजीशन रहती है या मार्केट की क्या पोजीशन रहती है उसको देखते हुए हमें इसमें बाइंग या सेलिंग करनी है। तो मार्केट अगर अपसाइड वापस ट्रेंड होता है या ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है जब ये हाई टूटेगा, जो कि लगभग मुझे लगता है 3550 के आसपास आता है, तो 3550 के ऊपर में फ्रेश बाइंग करेंगे। करंट पोजीशंस अगर होल्ड करनी है तो अपने एक स्टॉप लॉस जो कि 3200 के आसपास रहेगा, 3200 के स्टॉप लॉस साथ में होल्ड करें। भारतीय एयरटेल की बात करें तो इसमें हमारा व्यू बिल्कुल बेयरिश था और कंप्लीटली 500 तक का हमारा टारगेट है। इसके अंदर में कंटिन्यूसली गिरावट देखने के लिए मिल रही है, हो सकता है कल भी गिरावट देखने के लिए मिले। 500 के आसपास अपनी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ कर ले, और मेरा ऐसा मानना है कि 500 तक का टारगेट ही इसमें अभी अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि हो सकता है उसके आसपास से ये बाउंस हो जाए। इसलिए 500 के टारगेट के साथ में शॉर्ट्स जो है वो होल्ड करें। उसके आसपास अगर आपको रिवर्सल दिखाई दे तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ले। बीपीसीएल के अंदर में कंप्लीटली गिरावट देखने के लिए मिल रही है। प्राइवेटाइजेशन की जो इसकी न्यूज़ है उसके बाद में थोड़ी सी तेजी देखने मिली थी सुबह, लेकिन उसके बाद में फिर से कंटिन्यू गिरावट हमको देखने के लिए मिल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है इसके अंदर व्यू अभी थोड़ा सा शॉर्ट का कम रहेगा, क्योंकि नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रहा है, बट कहीं ना कहीं वापस बाइंग इंटरेस्ट भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए स्टॉक अपने रडार पे रखें, शॉर्ट बिल्कुल ना करें, कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस मिलेगी। ब्रिटानिया के अंदर में जैसे मैंने डिस्कस किया था कि जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो एफएमसीजी, आईटी और फार्मा सेक्टर से देखने मिलेगा। तो इसके अंदर में हमको अच्छी तेजी देखने मिल रही है। आज लगभग 2% तक की तेजी इसके अंदर देखने के लिए मिली है। आगे वे फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है। वापस अगर ये और कल ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारा कप एंड हैंडल हो सकता है कि पूरा होते हुए दिखाई दे। इसलिए इस स्टॉक को अपने रडार पे रखें। 4000 के बाद में ही तेजी करनी है। अगर यहाँ पे तेजी करेंगे तो बहुत ही छोटा लक्ष्य रहेगा, पहला 4000 का, 4000 के ऊपर में 4200 तक का। सिप्ला के अंदर देखें तो कंटिन्यूअसली ये एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है पिछले 4-5 दिनों से। यहाँ पे एक ऐसा लग रहा है कि कप बनाने की कोशिश हो रही है। अगर कल ये वापस ऊपर की तरफ निकलता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कप जो है वो एक आध दिन में पूरा होगा और फिर वापस हमारे 900 तक के जो टारगेट्स है वो देखने के लिए मिलेंगे। अभी बिल्कुल शॉर्ट करने की राय नहीं है, ना एग्जिट की राय है। मुझे लगता है कि अराउंड 740 तक का आप 740 या 760 तक का आप जो स्टॉप लॉस है वो रख सकते हैं। 760 के बाद में आप अगर एग्जिट करना चाहे तो कर सकते हैं। कोल इंडिया में 134 के ऊपर में मेरी फ्रेश बाइंग की सलाह थी। 136 आज क्लोजिंग देखने मिल रही है, हाई 137 का है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा रिवर्स होते हुए नजर आया है। वापस 150 तक के टारगेट्स भी देखने मिल सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा अभी पीएसयूज के अंदर में कॉशियस रहें, क्योंकि इनमें तेजी बनती है लेकिन फिर से कोई न्यूज़ आती है और ये नीचे के लेवल्स दिखा देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा अभी इसके अंदर में कॉशियस रह के ही ट्रेड करना है। अगर आप होल्डिंग कर सकते हैं कुछ समय के लिए तभी इनमें ट्रेड करें। डॉक्टर रेड्डीज के अंदर देखें तो फ्लैट ट्रेंड देखने मिल रहा है। पिछले 4-5 दिन से इसमें भी फ्लैट ट्रेंड देखने मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं साइडवेज ही है। फ्रेश बाइंग अभी ना करें, पोजीशंस है तो होल्ड करें। 4400 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस अब रख सकते हैं। आयशर मोटर में देखें तो गजब गिरावट हमको कल देखने के लिए मिली थी फ्राइडे को, और आज वही हमको तेजी देखने मिली। हालांकि मेरा व्यू इसमें शॉर्ट का नहीं था, मैंने पहले ही कहा था कि इसके अंदर में नेक्स्ट डे वापस तेजी आ सकती है। आज हमको तेजी देखने मिली 5% की तेजी, थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है इतनी तेजी भी मैंने उम्मीद नहीं की थी कि नीचे के लेवल से एक बार जब गिरता है तो इतना वापस से रिबाउंड होगा। ये थोड़ा सा मेरा अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था, बट मुझे लगता है अभी कुछ दिन के लिए इस स्टॉक को अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि 20,000 से लेकर 21,000 के बीच में कहीं ये फंस सकता है। इसलिए इस स्टॉक को बिल्कुल थोड़ा सा अवॉइड करें। गेल के अंदर में वापस से हमने नीचे रिबाउंड देखा और 97.65 के आसपास क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है। डेफिनेटली मेरा ऐसा मानना है 100 रुपये के ऊपर में इसमें बड़ी तेज़ी बनेगी। इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखें, आपको डेफिनेटली इसमें 100 रुपये के बाद में अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। ग्रासिम में अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये भी साइडवेज होते हुए नजर आ रहा है। बार बार इसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है, लेकिन ये अपने आप को संभाल पा रहा है और ऊपर के लेवल्स पे वापस जाते हुए नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये एक रेंज जो है इसका मुझे लगता है यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन होते हुए नजर आ रहा है।
और वापस ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाता हुआ निकलेगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ अब जो है मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। अगर मार्केट नीचे तरफ जाता हुआ दिखाई देगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी गिरावट हमको देखने के लिए मिलेगी। इसलिए अभी कोई भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लॉन्ग्स ना करें। जब तक एक रेंज ब्रेकआउट ना हो तब तक लॉन्ग्स मुझे लगता है कि अभी अवॉइड ही करने चाहिए, क्योंकि अगर देखें तो एक साइडवेज जोन में फंस चुका है मार्केट और कहीं ना कहीं वापस मार्केट की कोशिश जरूर है ऊपर जाने की। लेकिन जब तक मार्केट वापस ऊपर ना जाए और यहाँ पे स्टॉक्स में आपको रेंज ब्रेकआउट देखने के लिए ना मिले तब तक किसी भी स्टॉक्स के अंदर में बाइंग ना करें। HCL टेक की बात करें तो HCL टेक में हमारा जो व्यू है बिल्कुल इसमें बुलिश व्यू रहा है और आज के कैंडल हमारा कंफर्म कर रहा है कि वापस ये ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। तो हमारे 745 का इसमें टारगेट था और मैं बार बार इसमें यही डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेरा 745 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, अपने स्टॉप लॉस के साथ में मेंटेन करें। HDFC में देखें तो कंटिन्यूसली 1800 के आसपास ही कुछ दिनों से ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। नीचे के लेवल से बार बार ये बाउंस बैक दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसके अंदर में अवॉइड करनी चाहिए कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशंस। अगर आपके पास में लॉन्ग्स है तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे अपना प्रॉफिट या अपने यहाँ पे निकल सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी मुझे इसमें उम्मीद नहीं है। HDFC बैंक में देखें तो लगातार खबरें बनी हुई है और ये नीचे के लेवल्स दिखाए जा रहा है और यहाँ पे जिस तरह का पैटर्न निकलते हुए आ रहा है कहीं ना कहीं और गिरावट दिखाई दे रही है। 960 तक के टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे, तो 950 टू 960 ये इसमें आ सकते हैं टारगेट्स। तो अभी भी सेल का व्यू बना हुआ है। HDFC लाइफ की बात करें तो HDFC लाइफ में कहीं ना कहीं गिरावट दिखाई दे रही है। सपोर्ट काफ़ी नीचे में बने हुए हैं। अगर देखें तो पहला सपोर्ट 575, दूसरा 550 और फिर उसके नीचे 525। तो हर 25 पॉइंट के आसपास सपोर्ट नज़र आ रहा है। और अगर हम यहाँ देखें तो मुझे ऐसा लगता है ये अपने 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास से वापस अपसाइड जा सकता है। लेकिन मार्केट का व्यू कैसा रहेगा, अभी सब कुछ जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट पे डिपेंडेंट है। मार्केट अगर साइडवेज रहेगा तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स जो है वो जिस ट्रेंड में चल रहे हैं उसी ट्रेंड में चलते हुए देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो नीचे का हो, चाहे ऊपर का हो, चाहे साइडवेज का हो। तो मार्केट अगर साइडवेज रहेगा या मार्केट जब तक ट्रेंडिंग नहीं होता तब तक कोई भी रिवर्सल देखने नहीं मिलेगा। मार्केट अगर वापस अपसाइड नहीं जाता है तो कोई भी रिवर्सल आपका काम नहीं करेगा। मार्केट अगर नीचे नहीं जाता है तो कोई भी आपका अगर नीचे के लेवल्स पे आप शॉर्ट करेंगे, अगर आप यहाँ शॉर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी साइडवेज मार्केट में आपको नहीं मिलेगी, नीचे गिरते हुए मार्केट में मिलेगी। वहीं पे कहीं आपको अगर रिवर्सल का साइन दिख रहा है तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तभी आपको ये रिवर्सल काम करेंगे, वरना रिवर्सल काम नहीं करेंगे। तो इस स्टॉक में मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए अगर देखें तो कोई शॉर्ट या कोई बाय की सलाह नहीं है, थोड़ा सा अवॉइड करने की ही सलाह है। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो आज फ्रेश ब्रेकआउट देखने के लिए मिला और जब ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म किया। मुझे लगता है अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया होगा तो ऑलरेडी उन्होंने ब्रेकआउट चेज कर लिया है। तो मेरा ऐसा मानना है अगर करंटली ब्रेकआउट उन्होंने लिया, कल अगर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिलता है तो नीचे भी आ सकता है। इसलिए अपनी पोजीशन एक जहां पे उन्होंने बाय किया है ब्रेकआउट के लेवल पे, जहां मैंने इन्फॉर्म किया है, अपनी एग्जैक्टली बाइंग पोजीशन के आसपास ही स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड करें, अदरवाइज स्क्वायर ऑफ कर लें। हिंडाल्को में देखें तो कंटिन्यू तेजी हमको देखने मिल रही है। 200 के लक्ष्य बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक के अंदर में अच्छी तेजी बनी हुई है। कंप्लीटली ट्रेंडिंग स्टॉक है, कहीं पे भी वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। अभी अगर देखें तो मुझे लगता है 200 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। 200 के आसपास फिर से स्ट्रगल करते हुए ये आपको नज़र आ सकता है। अगर नीचे आता है तो हो सकता है आपको वापस री एंट्री का मौका मिले। अगर कल इमीडिएटली ऊपर नहीं निकलता, नीचे आता है तो री एंट्री के लिए 180 के आसपास आप वेट कर सकते हैं। HUL में देखें तो आज एक साइडवेज मूवमेंट फिर से नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी दिखाई नहीं दे रही है। स्टॉक को भी अवॉइड करें, कोई बाय या सेल की सलाह नहीं है। लेकिन शॉर्ट मैंने पहले भी कहा था कि इसे नहीं करना है तो सिर्फ और लॉन्ग। ICICI बैंक में भी देखें तो बहुत ज्यादा वीकनेस देखने नहीं मिल रही है। सिर्फ 1 रुपए की गिरावट के साथ में ये बंद हुआ है, तो बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं है। अभी कोई इसे शॉर्ट करने की राय नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अगर ये कल वापस ऊपर नहीं आता तो कहीं ना कहीं वीकनेस फिर से बन सकती है इस स्टॉक के अंदर में। इसलिए अभी अपने अगर किसी ने लिया है तो 350 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करें। इंडसइंड बैंक में कोई सलाह नहीं है, ना बाय ना सेल, अवॉइड करें। इंफ्राटेल भी अभी साइडवेज होता हुआ नजर आ रहा है फिर से, क्योंकि एक बार इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट फेल होते हुए नजर आया। फिर से गिरावट हमको कल देखने के लिए मिली मार्केट के साथ साथ, और मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है इसलिए ब्रेकआउट भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से साइडवेज होते हुए नजर आ रहा है, इसलिए स्टॉक को अवॉइड करें। कोई बाय या सेल की सलाह नहीं है। इन्फोसिस में देखें तो आज ऊपर के लेवल्स हमको इसमें देखने मिले। 972 का हाई इसमें बनते हुए नजर आया, तो कहीं ना कहीं ये वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। बट फिर से ऑटो सेक्टर और मेटल सेक्टर में इंटरेस्ट होने के कारण आईटी सेक्टर में इंटरेस्ट थोड़ा कम नजर आ रहा है। इसलिए इस स्टॉक के अंदर में अगर देखें तो वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आए हैं, इसलिए वापस अपसाइड इसमें आ सकती है। और मैंने पहले ही कहा आईटी, फार्मा, ये 2 ऐसे सेक्टर है जिसमें हमको कॉन्सेंट्रेट करना है, और साथ में एफएमसीजी। ये 3 सेक्टर में मुझे लगता है कि नेक्स्ट
2 से 3 महीने के लिए हमको फोकस करना है, इनमें अच्छी तेज़ी बन सकती है। इंडियन ऑयल में आज हमने अच्छी तेज़ी देखी है और हमको एक्सपेक्टेड था कि इसके अंदर में तेज़ी आ सकती है, इसीलिए शॉर्ट करने की राय मैंने बिल्कुल नहीं दी है। लेकिन अभी इसमें बाय भी नहीं करना है, जब तक ये अपने एक लेवल के ऊपर नहीं आता है, 89 के ऊपर ये नहीं निकलता, तब तक इसमें कोई बाय ना करे। आईटीसी में देखें तो यहाँ पे एक रिवर्सल देखने के लिए मिल रहा है, जो तेज़ी से गिरावट हुई थी उसके अंदर जिस तरीके का पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहा है, तो क्लियरली यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर देखें तो मुझे थोड़ा सा रिवर्सल देखने के लिए मिल रहा है, वापस ऊपर जाते हुए नज़र आ रहा है। मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ये ट्रेंड लाइन के एग्जैक्टली अगर देखें तो पास से ये टर्न होते हुए नज़र आ रहा है, तो इसलिए वापस ही ऊपर जा सकता है। और जैसा मैंने कहा, गिरावट के मार्केट में एफएमसीजी सेक्टर या जो आईटीसी जिस तरह के सेक्टर में है सिन गुड्स के, तो कहीं ना कहीं इनमें फोकस रहना चाहिए और ये वापस ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो कंटिन्यूसली इसमें भी अप ट्रेंड बना हुआ है और बहुत ही शानदार तेज़ी ब्रेकआउट के बाद में इस स्टॉक ने दिखाई है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ऊपर में एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की है, मुझे लगता है इस रेजिस्टेंस के आसपास ये स्टॉक आएगा तो इसमें गिरावट देखने के लिए मिलेगी। 273 के आसपास ये रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, तो 273 तक के टारगेट्स इसमें रह सकते हैं। जिनकी पोजीशन है 273 के आसपास आप रिव्यू करें, क्योंकि डबल रेजिस्टेंस देखें तो हमको देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए इस लेवल्स पे मुझे लगता है एग्जिट कर लेना चाहिए अगर किसी की अभी भी पोजीशन है। हालांकि मैंने 260 के आसपास ही कह दिया था कि कंप्लीटली एग्जिट कर ले, अब उसके बाद भी ये स्टॉक बढ़ते हुए नजर आ रहा है, लेकिन जिसकी अभी होल्डिंग है तो वो अभी भी एग्जिट कर सकते हैं। और अगर ये वापस नीचे आता तो कहीं ना कहीं ये इस रेंज के अंदर में कंसोलिडेट कर सकता है, जो कि लगभग 245 से लेकर 265 तक की आती है। कोटक महिंद्रा बैंक में 1300 तक का हमारा स्टॉप लॉस था, 1300 के बाद में आज फिर रिवर्सल देखने के लिए मिल रहा है, 1.5% की तेजी देखने मिली है, तो मुझे लगता है कि इसमें स्टॉप लॉस बच गया है, हिट नहीं हुआ है, तो अभी इस स्टॉक में पोजीशंस बना सकते हैं। एलएनटी में देखें तो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनते हुए नजर आ रही है, जिसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अप ट्रेंड में नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अपने ब्रेकआउट को होल्ड कर रहा है और कहीं ना कहीं वापस और ऊपर के लेवल्स पे देखने के लिए मिल सकता है। तो कल अगर ये ऊपर निकलता है, इसका अगर ये प्रीवियस हाई जो है ये अगर ब्रेक होता है, 1017 का जो हाई था, अगर ये ब्रेक होता है तो आपको डेफिनेटली और ऊपर के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, तो 1017 के बाद में फ्रेश बाइंग करी जा सकती है। मारुति की बात करें तो यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है, हालांकि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कल अगर इमीडिएटली ऊपर की तरफ खुलता है, बहुत ज़्यादा अगर गैप अप से खुले तो हो सकता है कि आपको एक बार वेट करना चाहिए नीचे आने के लिए। अगर नीचे आता है तभी आप बाइंग की सोच सकते हैं, अदरवाइज अभी बाइंग की बिल्कुल ना सोचें। इसके अंदर में नीचे के लेवल पे खुलता है तो आज का जो हाई है वो ब्रेक होगा, तो उसके बाद में ब्रेकआउट इसको मिलते हुए नजर आएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखें तो साइडवेज ही है, कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग या शॉर्ट नहीं है, तो अभी अवॉइड करें। 600 के पहले इसे शॉर्ट करने की बिल्कुल मनाही करी हुई थी कि इसमें शॉर्ट करके ना चलें, मुझे लगता है अभी भी इसमें शॉर्ट नहीं है, लेकिन बाइंग इंटरेस्ट भी नहीं है। नेस्ले साइडवेज है, अवॉइड। एनटीपीसी में बहुत ही जबरदस्त तेजी आज हमने देखी, 8% 8.5% तक के रिटर्न्स इसके अंदर में हमको इंट्राडे में देखने मिले। इसने जैसे ही अपना 91 का लेवल ब्रेक किया और ये ऊपर जाते हुए दिखाई दिया। अभी इसे थोड़ा ठंडा होने दें, इसके अंदर में अगर किसी की पोजीशंस है तो मुझे लगता है कि वो होल्ड कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 91। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा और वेट करें, मुझे लगता है कि अभी इसके अंदर में ब्रेकआउट अगर आता है तो और बड़े लेवल्स देखने मिल सकते हैं, बट मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत स्लो मूविंग काउंटर्स है, तो इनमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव शॉर्ट या लॉन्ग ना करें। इनमें पोजिशनल व्यू या अपने पोर्टफोलियो में अगर आपको इसको जगह देनी है तभी आप इसे ट्रेड करें। ओएनजीसी में भी देखें तो लगभग 3% तक की तेजी हमको देखने के लिए मिल रही है। एक जो साइडवेज मूवमेंट है वो कंटिन्यूड है इसके अंदर में, तो जब तक ये 81 के ऊपर नहीं निकलता तब तक बड़ी तेजी नहीं आएगी, तो इस स्टॉक को 81 के बाद ही फ्रेश बाइंग करें, अभी अवॉइड करें। पावर ग्रिड के अंदर में देखें तो फिर से ऊपर के लेवल से यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है, ये 180 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 182 के ऊपर में फ्रेश बाइंग की सलाह थी, तो 182.5 इसने हाई बनाया, लेकिन क्लोजिंग फिर से 178.65 के आसपास देखने के लिए मिल रही है। तो बिल्कुल इस स्टॉक में अभी भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड ही करें, जब तक ये 182 के ऊपर क्लोज ना हो बाइंग ना करें। रिलायंस में देखें तो रिलायंस में नीचे के लेवल से वापस बाउंस बैक मिलता हुआ नजर आया, लेकिन काफ़ी गिरावट हम इस स्टॉक में देख चुके हैं। फ्लैग पैटर्न इसमें जो हमने डिस्कस किया था, इसका फ्लैग पैटर्न जो है ये कहीं ना कहीं फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए इस स्टॉक में अगर अभी आपकी लॉन्ग पोजीशंस है तो आपने रिव्यू करें। और मुझे लगता है ऑलरेडी 2100 तक का स्टॉप लॉस इसके अंदर में था, तो 2100 तक का स्टॉप लॉस इसमें बिल्कुल हिट हुआ है। अगर इसके नीचे का भी कोई स्टॉप लॉस है तो सारे स्टॉप लॉसेस ये लॉन्ग्स के लिए कटवा चुका है। अगर ये कल ऊपर जाता है तो आप अगर ये ऊपर जाता है कल, और जो कि आज का इसका हाई है 2105, तभी आप इसमें अपनी पोजीशंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड करें। अदरवाइज कल ये वापस नीचे की तरफ जाएगा तो आप
अपनी कंप्लीटली लॉन्ग पोजीशंस एग्जिट कर सकते हैं। अगला स्टॉक है एसबीआई का। एसबीआई में कंप्लीटली साइडवेज है, बाय सेल कुछ भी नहीं है, अवॉइड करें इस स्टॉक को। श्री सीमेंट्स में देखें तो ये भी साइडवेज चल रहा है, कोई बाय सेल की सलाह नहीं है, अवॉइड करें। सन फार्मा के अंदर में जैसा हमने डिस्कस किया था कि ये स्टॉक वापस ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। आज सुबह ओपनिंग अच्छी हुई थी लेकिन फिर से क्लोजिंग नीचे के लेवल्स पे देखने मिल रही है। हालांकि अगर इसकी वॉल्यूम्स देखें तो काफी वॉल्यूम्स कम है, इसलिए स्टॉक में थोड़ा सा अभी जो इंटरेस्ट है वो मुझे लगता है कि अभी भी है और वापस ये ऊपर जा सकता है। फार्मा सेक्टर बिल्कुल मुझे अभी पसंद आ रहा है और बिल्कुल मुझे बुलिश लग रहा है, इसलिए अभी स्टॉक में है तो बने रहे। टाटा मोटर्स के अंदर में गिरावट देखने के लिए मिल रही है, अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली। लो 120 तक का देखने मिला, जिस जगह से वापस इसने ब्रेकआउट दिया था, फ्रेश ब्रेकआउट दिया था, वहीं पे आता हुआ मिल रहा है। लेकिन जो क्लोजिंग है वो ऊपर के लेवल्स पे देखने के लिए मिल रही है, या ऊपर के साइड में कहें तो वहां देखने के लिए मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर में जो वापस अपसाइड मूवमेंट है वो भी आ सकती है। और अब मैंने जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी है, ये सारी मैंने बाद में करी है, मैंने और इन पे रिसर्च करी है। तो ये रेजिस्टेंस लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये उसके आसपास इसने ब्रेक किया और ब्रेक करते ही वापस नीचे आता हुआ दिखाई दिया इमीडिएटली, और वापस ये नीचे आ रहा। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, जो कि मुझे लगता है कि लगभग इस लेवल्स पे है, 128 के आसपास ये ट्रेंड लाइन फिर से ब्रेक होती हुई नजर आएगी। 128 के बाद में और जबरदस्त तेजी आ सकती है, फिर से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो 128 के ऊपर ये क्लोज हो तो आप इसे बाय कर सकते हैं। टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील में कंटिन्यूसली तेजी बनी हुई है, हालांकि इसके अंदर न्यूज काफी नेगेटिव आ रही है, फिर भी ये स्टॉक चलते हुए नजर आ रहा है। तो मेरा स्टॉक का मैं अवॉइड की सलाह रहेगी, कोई बाय या कोई सेल नहीं है। टीसीएस में देखें तो टीसीएस में आज आधे % की तेजी देखने मिल रही है, हालांकि फिर से तेजी इसके अंदर में हमको देखने मिली। हाई इसने 2270 का बनाया, तो एक बहुत ही छोटी नैरो रेंज के अंदर में ट्रेड देखने मिल रहा है, बट डेफिनेटली ये मुझे बुलिश लग रहा है, ये ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। और आईटी सेक्टर पर मेरा कंप्लीटली फोकस है, तो इस स्टॉक में आप बने रहें, कोई अभी फ्रेश खरीदारी ना करें, थोड़ा सा ये और ऊपर जाएगा तब खरीदेंगे। टेक महिंद्रा में 720 का फर्स्ट टारगेट था, आज टारगेट अचीव हुआ, 3.5% की तेजी इसमें हमको देखने मिल रही है। हाई इसने बनाया 724 का, रिवाइज इसके टारगेट्स हैं अराउंड 739 के इसके जो टारगेट्स हमने रिवाइज किए हैं, मुझे लगता है वहां तक आता हुआ दिखाई देगा। फर्दर ये और बढ़ता है तो हम और डिस्कस करेंगे। टाइटन में देखें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन भी यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है, तो कल अगर इमीडिएटली ऊपर जाता है तो मुझे लगता है 1150 के आसपास ये स्टॉक आ सकता है। 1150 के आसपास अपने प्रॉफिट बुक करें, उसके बाद में फिर से ये अगर ऊपर जाता है तब फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में देखें तो कंप्लीटली 4-5 दिन से ये साइडवेज देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक में मुझे लगता है अभी भी अपसाइड इंटरेस्ट जो है वो बना हुआ है, कहीं ना कहीं ये वापस ऊपर जाते हुए नजर आएगा, तो इस स्टॉक में बने रहें। अभी कोई इसके अंदर में मुझे लगता है एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 3900 का। यूपीएल की बात करें तो यूपीएल भी साइडवेज है। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल के आसपास देखें तो ये मैंने जैसे कहा कि मैं काफ़ी रिसर्च करी है इन स्टॉक्स के ऊपर में, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन के आसपास ही ये कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। साथ ही ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुलिश पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। जब भी ये लेवल ब्रेक होता हुआ नजर आएगा और बहुत बड़े टारगेट्स इसके अंदर में देखने के लिए मिलेंगे, और मुझे लगता है कि ये जैसी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी आपको एटलीस्ट 520 जो हमारा पहला टारगेट है वो इमीडिएटली मिलेगा, और ऊपर में 560 तक मिल सकते हैं। वहां से फिर से करेक्शन आ सकती है और उसके बाद में फिर से स्टॉक बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी जगह है एक्यूमुलेट करने के लिए, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, ब्रेकआउट होने दें। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे यूपीएल के बारे में जरूर बताऊंगा। विप्रो की बात करें तो विप्रो में जैसा हमने डिस्कस किया था कि 282 के आसपास में इसमें हमें फ्रेश बाइंग करनी है। आज हाई देखा 286.4 का, ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, क्लोजिंग एग्जैक्टली देखें तो थोड़ा सा नीचे 5 पैसा नीचे होते हुए नजर आ रही है। मुझे लगता है कल अगर ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा तो इमीडिएटली बाय बनता है। जैसे ये हाई ब्रेक होता है, हाई ब्रेक होने के बाद में और बड़ी तेजी बनते हुए नजर आएगी। जी एंटरटेनमेंट में की अगर बात करें तो जी एंटरटेनमेंट में कंटिन्यूसली अपसाइड फोकस बना हुआ है, ये स्टॉक एकदम ट्रेंडिंग दिखाई दे रहा है। मेरा इसमें कोई बाय या सेल का व्यू नहीं है, काफी न्यूज इसके अंदर इस स्टॉक के अंदर रहती है, तो मेरा इसमें बिल्कुल अवॉइड की सलाह है। लेकिन अगर मुझे लगता है अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो एक अच्छा ब्रेकआउट इस लेवल के बाद आएगा जो कि 182 के आसपास आता है। तो 182 के बाद में अगर ये स्टॉक टिकता है तो हम 182 के बाद में बाइंग करेंगे, तब हमें और अच्छे रिटर्न इसमें मिल सकते हैं। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।